नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक का रिजल्ट आया हुआ है और रिजल्ट में काफ़ी कुछ उठापटक हमको देखने को मिली है। एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे रिजल्ट का और उसके बाद थोड़ा सा चार्ट का एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट में जो हमको देखना है इंटरेस्ट इनकम, क्या वहाँ पर हमको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला? जी नहीं, बिल्कुल इंप्रूवमेंट हमको देखने को नहीं मिला और ये चीज़ बैंक को सबसे बड़ी चोट देने वाली है। आने वाले समय में बैंक को इस पर बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आपको तो ब्याज कमानी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से, तो आपको ये जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि बिना इसके आप काम कैसे चलाओगे। ठीक है, अब याद रखिएगा ABCD सब मिला करके यहाँ पर सब कुछ ये जोड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के यहाँ पर 3,989 करोड़ की इनकम हुई। ध्यान दीजिएगा ये डेटा लाख में है तो हम इसको करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर से, दिसंबर क्वार्टर से काफ़ी कम है। 5,321 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम हुई थी वहाँ पर और पिछले साल के इस क्वार्टर में 5,221 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो 31 मार्च 2020 का डेटा है ये। अब अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर बैंक ने बिल्कुल नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है और इस चीज़ से कोई भी एग्री करेगा कि अगर इसको हम देखें तो बैंक को तो तुरंत मतलब ऐसा हमको सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा ऐसे बैंकों के खिलाफ कि भाई हो क्या गया है, आपको क्या तकलीफ है वो बताओ। खैर हमको पता है ये बैंक कहाँ से लौट कर आ रहा है, क्या क्या झेला इसलिए हम यहाँ पर अभी माफ़ कर रहे हैं। हम अन्य चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे और सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश क्या ये बैंक कर पाया है उसको समझेंगे। टोटल इनकम पे हम फोकस करेंगे तो 4,805 करोड़ की इनकम हुई, जो कि पिछले क्वार्टर से बहुत कम है और पिछले साल के इस क्वार्टर से भी बहुत कम है। यहाँ पर भी हमको नेगेटिव परफॉर्मेंस ही देखने को मिल रही है। ये क्वार्टर बैंक के लिए अच्छा नहीं गया। मुझे जहाँ तक लगता है ये आखिरी क्वार्टर था, ये फाइनेंशियल ईयर जो था इसमें यस बैंक ने काफ़ी कुछ झेला है और काफ़ी कुछ बदला है और इसी कारण ही जाते जाते यहाँ पर सब कुछ ये अपने बुक्स पे लाना चाहते थे। इसी कारण हमको ऐसा कुछ देखने को मिला है जो अभी हम देखेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पर आपने देखा कि बैंक की जो टोटल इनकम है वो बहुत बड़े रूप में कम हुई है, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंडेड बढ़ गया, मतलब कमाई कम हुई खर्चा बढ़ गया। 3,002 करोड़ रुपए कंपनी ने खर्च किया, बैंक ने खर्च किया ब्याज देने में टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अब इनको कस्टमर चाहिए ही चाहिए, तो ये ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। आपने देखा कि नहीं, आपने इंटरेस्ट रेट इनका जाकर देखा या नहीं? जब आप ज़्यादा ब्याज दोगे तो आपके पास ऑफकोर्स सी बात है मार्जिन कम बचेगा, जिसके कारण आप कमाई कम कर पाओगे। ठीक है, जस्ट पिछले क्वार्टर से ज़्यादा इंटरेस्ट इनको देनी पड़ी और पिछले साल के इस क्वार्टर में बैंक की परफॉर्मेंस अलग ही लेवल की थी। तो यहाँ से हमको कंपेयर करना एक्चुअली ये कुछ बनता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार के लिए नोट करने के लिए ये चीज़ आप देख लो कि वहाँ पर बैंक ने 3,947 करोड़ रुपए खर्च किए थे और यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रोविजनिंग भी देखेंगे, लेकिन हमने क्या देखना है? सबसे पहले देखना है टोटल खर्चा हुआ कितना बैंक का। ठीक है, बैंक का टोटल खर्चा हुआ 4,620 करोड़, जो कि 4,232 करोड़ से ज़्यादा है, 5,712 करोड़ से ज़्यादा है। तो दोनों जगहों से खर्चा ज़्यादा, दोनों जगहों से जो कमाई है वो कम। ये है ना शुद्ध नेगेटिव रिजल्ट इसको कहते हैं। अब बैंक ने जानबूझकर ऐसा किया है क्या? जी हाँ, बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ा और ये उनकी मजबूरी भी है, कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं और वहाँ पर रिटेल सेगमेंट में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी की है और उसी का खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है अपनी कमाई को कम करके। यहाँ पर अब हम चलेंगे नेट प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट एंड लॉस पे। अब आपको पता है कमाई कम हुई, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो ऑफकोर्स सी बात है लॉस होगा और बहुत 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 बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, कितना बड़ा? 3,787 करोड़। ठीक है, 3,788 करोड़ का लॉस, जो कि पिछले क्वार्टर से 150 करोड़ के प्रॉफिट के बदले बहुत बड़ा लॉस है। और पिछले साल के इस क्वार्टर में तो हम जाना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर बैंक को बहुत बड़ा वैसे भी लॉस हुआ था और वहाँ पर उनकी मजबूरी थी। लेकिन देखो मजबूरी तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये जो पॉजिटिविटी वाली मजबूरी है वहाँ अलग लेवल की मजबूरी थी। 3,668 करोड़ के मुकाबले 3,787 करोड़ का लॉस आया है। पिछली बार से लॉस बढ़ा है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो कंपेरिजन बनता ही नहीं है। अब बैंक की प्रोविजनिंग की बात करेंगे तो प्रोविजनिंग जो है वो डबल हो गई है। डबल का मतलब समझते हैं? जो हमारे एनपीएज हो रहे हैं उनको सुरक्षित करना है, मतलब बैंक की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो कमज़ोर ना हो पाए। इस कारण बैंक ने एक बड़ी प्रोविजनिंग, बहुत बड़ी प्रोविजनिंग की है 5,240 करोड़ की, जो कि जस्ट पिछले क्वार्टर से लगभग डबल है और पिछले इस साल के इस क्वार्टर से भी बहुत बड़ी है प्रोविजनिंग। ठीक है, यहाँ पर बैंक ने बहुत मतलब दिल खोल के प्रोविजनिंग की है। अब एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन है। अब यहाँ पर बैंक समझिए कि एक रडार पे खड़ा है,
इसके उस पार बच जाएंगे, इसके इस पार तकलीफ हो जाएगी। अब आप देखिए सी कैपिटल एडिकेसी रेशियो, ठीक है, CAR देख लीजिए 19.4% से घट कर 17.5% पे हो गया। 2% हमको यहाँ पर डेंट देखने को मिला। देखो ये डेंट बहुत बड़ा है, क्योंकि आप उस कहते हैं ना कि आप उस लाल निशान के जस्ट ऊपर खड़े हो और फिर आप इतनी ये 2% का डेंट आप नहीं ले सकते, इसको तो मेंटेन करना ही पड़ेगा बैंक को। खैर अभी इस क्वार्टर में हम माफ़ करते हैं, अगले क्वार्टर में देखेंगे क्या होता है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर में ये रेशियो एकदम बर्बाद हो चुका था और इसी कारण बैंक भी बर्बाद हुआ था। अब यहाँ पर हर शेयर के पीछे बैंक ₹1.5 का नुकसान दे रहा है। कितने शेयर्स हैं इनके बाज़ार में? 2,500 करोड़ शेयर से ज़्यादा लिस्टेड हैं। अब आप सोच लीजिए, अब आप खुद अनुमान लगाइए कि आपके सामने बैंक ने कैसा रिजल्ट पेश किया। बिल्कुल घटिया रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं, लेकिन मजबूरी भी हमको समझनी पड़ेगी। कई सारी चीज़ें जहाँ पर बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो हमने देखा था, जो इन्होंने प्रीव्यू दिया था अपना, और काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी। हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, बैंक ने कुछ बातें कहने की कोशिश की है, हम की हाइलाइट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाएंगे जो बैंक ने शेयर किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। हम रिजल्ट कहाँ से डाउनलोड करना है? NSE BSE इंडिया की वेबसाइट से आप जाकर रिजल्ट डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो या खरीद के रखे हो तो आपको जो की हाइलाइट्स है उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं 1 मिनट खोल देता हूँ। जी हाँ, आ गया है। तो यहाँ पर हमारे सामने लगभग सारी चीज़ें आ जाएंगी। फाइनेंशियल हाइलाइट्स हम यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे। देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 122% के आसपास है, ठीक है, इससे बेटर हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। CET1 रेशियो इनका 11.2% है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CRAR कितना है इनका? 17.5%। अब बैंक बता दे कि ये कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन देखो बैंक की बात हमको माननी इसलिए पड़ेगी क्योंकि बैंक जहाँ से आया है वो इसने इससे भी बदतर सिचुएशन देखी है, सुधार किया है। लेकिन अब कह दें कि पिछली बार से इस बार कम हो गया, जस्ट पिछले क्वार्टर से, तो देखिए इस बार नुकसान भी बड़ा बैंक को पोस्ट करना पड़ा है। कुछ इनके NPAs थे जिनको इनको बुक्स पे लाना पड़ा है और इसी कारण हमारे सामने ये जो डेटा है ये आया है, ठीक है। अब हम एक चीज़ पे चलते हैं। ये सब चीज़ें तो मतलब ऐसी होती है ना, जो एक बार कंट्रोल हो गई तो ठीक है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए सबसे ज़रूरी है वो है एसेट क्वालिटी, क्योंकि यहीं से बैंक की आगे की परफॉर्मेंस तय होती है, ठीक है। ये चीज़ हमको देखना है। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो बैंक के 15.5% पे आए हैं। देखो पिछली बार से इम्प्रूवमेंट है, हमने रिजल्ट में देखा, लेकिन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये बढ़ गया, मतलब नेट NPA इनका बढ़ गया इतनी बड़ी प्रोविजनिंग के बाद। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल है। अब देखो रिजल्ट बुरा है, यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिविटी कम है, इसीलिए ये बातें कहनी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ बैंक जिस हिसाब से काम किया है एग्रेसिव हो करके, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। बस देखो अब यस बैंक की किस्मत कितनी मतलब कह सकते हैं ना पनौती टाइप की है कि इनको जब सुधार करना था उसी वक्त कोविड है, जहाँ पर अच्छे खासे बैंक को चोट पड़ जा रही है। तो ये बैंक बेचारा क्या कर सकता है? इस एंगल से अगर आप सोचोगे तो आपको पता है कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ और उसका मतलब परिणाम क्या होगा। आपने आज AU स्मॉल फाइनेंस वाली अगर वीडियो देखी हो तो वहाँ पर देखा किस तरीके से उनका NPA बढ़ गया। तो जब वो नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनके पास सब कुछ हेल्दी था, तो यस बैंक कहाँ से संभाल पाएगा? हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, लेकिन उससे पहले बता दें कि बैंक ने जो भी कहा है कि हम कंफर्टेबल हैं, हम हेल्दी हैं, ठीक है, तो मैं एक बार के लिए इसको आपको बोल रहा हूँ ठीक ठाक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप इस बेस पे जाकर इन्वेस्टमेंट कर दो, और एक्चुअली किसी एक पैरामीटर पे इन्वेस्टमेंट करना भी नहीं चाहिए, वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो उसको थोड़ा सा आपको सावधानी से ट्रीट करना है इन सब लेवल्स को। आप यहाँ पर भी डेटा ये पढ़ सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने कासा रेशियो को अपने इम्प्रूव किया है, डिपॉजिट्स को बढ़ाया है, और देखो डिपॉजिट्स को बढ़ाया है, रिटेल सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस की है, छोटे बिजनेसेस में इन्होंने अच्छा खासा लोन दिया है, वहाँ से इनको अच्छा खासा मतलब रेवेन्यू मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं जो इनके लिए बड़ा डेंट पेश कर रही थी, वहाँ पर डेंट तो है और उसको कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता। हम चलेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, क्योंकि वहाँ से हमको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या हमको बैंक में बने रहना है या नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं अपने रिजल्ट में कि जो है हमारे पास जो शेयर होल्डिंग है वो बड़ी ही कमाल की है, बहुत ही मजबूत शेयर होल्डिंग है हमारी, तो हमको भी देखना पड़ेगा। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 40% होल्ड करते हैं, हम आप जैसे लोग 30% होल्ड करते हैं, FII 14%, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट्स 7%, इंश्योरेंस कंपनी 7%। अब अगर हम इन सब को जोड़ें, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज और ये, तो ये हो गया लगभग 45%, और हम लोग हो गए कितने 30%, तो 75% शेयर होल्डिंग कौन अपने DIIs और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं। बड़ी लड़ाई इनकी है।
बाकी एसबीआई की जो शेयर होल्डिंग थी वो 49% से घट करके कैसे कम हो गई थी, उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। बाकी एसबीआई के बाद बेटरी, एलआईसी, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ब्लैक रॉक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के पास इनके बड़े बड़े शेयर्स हैं, मतलब बड़ा नंबर शेयर्स का है। तो अगर इस एंगल से देखोगे तो स्टेबल है, लेकिन ओवरऑल बैंक की परफॉर्मेंस क्या है, वो स्लगिश आई है और हमको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बैंक का रिजल्ट बुरा आया है। अब 3,788 करोड़, जी हाँ, यही नुकसान है जो बैंक ने हमारे सामने पेश किया है, जो कि एज एक्सपेक्टेड था। ये जो बड़ी गिरावट हमको इस बड़े से मोमेंटम में देखने को मिली थी, इसके बाद जो देखने को मिली, ये हो सकता है उससे पहले की गिरावट हो। यहाँ पर आपको पता है कि एक बड़ा मोमेंटम आया था बैंक में, उसके बाद फिर से चोट पड़ गई इसको। क्या इस रिजल्ट से यस बैंक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम नहीं दिखा सकता? देखो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है ये एज एक्सपेक्टेड है, कुछ बहुत खतरनाक नहीं हो गया बैंक के साथ। क्योंकि जब बैंक ने ये कहा कि हमको 10,000 करोड़ रुपए उठाने हैं बाज़ार से, चाहे इक्विटी चाहे डेट, किसी भी तरीके से हम उठा सकते हैं, तभी मैंने आपको एक वार्निंग वीडियो दी थी कि कुछ तो गड़बड़ है और जो हमारे आपके सामने डायरेक्ट रूप में नहीं इनडायरेक्ट रूप में आएगा। वही चीज़ आई है। बैंक की प्रोविजनिंग मजबूरी है, ठीक है। बैंक की इनकम नहीं बढ़ी, वो मेरे लिए सबसे नेगेटिव पॉइंट है। बैंक जो है अपनी इनकम नहीं बढ़ा पाया, ये सच में खतरनाक चीज़ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले क्वार्टर्स में बैंक इस पर सुधार करे। तो रिजल्ट का एनालिसिस यही था। चार्ट पर मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। 14 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि ऐसे रिजल्ट्स के बाद सपोर्ट काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि 14 के नीचे की क्लोजिंग बुरी है, लेकिन 14 के नीचे फिर हमारे पास एवरेज करने का मौका कहाँ है? 13 रुपये 20 पैसे, 13 रुपये 25 पैसे, उसी के आसपास हमको एवरेज करना है अगर नीचे हमको खरीदारी करनी है टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन रियल लाइफ में खरीदारी, रियल सिचुएशन की खरीदारी कहाँ पर होगी, उसके लिए आप अगर हमारी पुरानी वीडियोस को फॉलो करते हुए आए होंगे तो आपको सब कुछ पता है। आप जाकर पुरानी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे रिजल्ट पर्सनल लेवल पे पसंद नहीं आया, कुछ बातें हैं, बस कहते हैं ना, उसके लिए अलग से वीडियो ही लानी पड़ेगी, हम कभी और लाते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। आप बताइए आपको रिजल्ट कैसा लगा। कोई और सवाल सुझाव हो तो नीचे बताइएगा। हम मिलते हैं फिर से। नमस्कार।